हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, मैं प्रवीण चौहान साथ में एक बार फिर से आप सभी के अपने पाइवट क्लासेस में। तो भाई साहब, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक बहुत बेहतरीन वन शॉट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको थर्मोडायनेमिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी चैप्टर ऑफ फिजिक्स। यानी सबसे ज्यादा इजी और सबसे बेहतरीन चैप्टर भाई साहब आपका थर्मोडायनेमिक्स है। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने लैंग्वेज में लिखा भी हुआ है। तो एक बार पहले मैं आपको इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दूं कि काम कैसे करता है, फिर थर्मोडायनेमिक्स की इसके डेफिनेशन पर चलते हैं। तो देखो, आप लोगों ने सबने देखा होगा, आपके पास गाड़ी घोड़ा इस तरह से, घोड़ा नहीं है ना, घोड़ा को छोड़ दो, ठीक है, गाड़ी बाइक वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा भाई आपके पास में। आप मुझे बताओ कि वो बाइक वगैरह में इंजन होता है, आप बोलोगे हाँ जी सर इंजन होता है। तो इंजन वर्क कैसे करता है? तो आप बोलोगे सर इंजन वर्क ऐसे करता है कि सबसे पहले हम उसमें पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डालने के बाद में वो पेट्रोल बर्न होता है, बर्न होने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है सर? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल सही है भाई साहब, ये जो चीज है आप जिस साइंस के अंतर्गत पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स। यानी जिस फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंडर आप ये सारी चीजें स्टडी करोगे कि सबसे पहले जो पेट्रोल या डीजल है वो बर्न हुआ, बर्न होने से क्या हुई? हीट हुई, हीट के बाद टेम्परेचर बढ़ा जिससे वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो एनर्जी है ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्क में। तो ये जो डील्स जिस फिजिक्स में होती है उसी को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखा हुआ है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर। यानी ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जो हीट और टेम्परेचर के बीच में डील करती है। इट मींस, देखो कितना बढ़िया लैंग्वेज मैंने लिखा है, इट मींस इट इज द रिलेशनशिप, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट वर्क एंड टेम्परेचर। यानी ये एक तरह की रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? हीट, टेम्परेचर और एनर्जी के बीच में, ठीक है, या वर्क के बीच में जो है क्या है? एक रिलेशनशिप होती है। इसी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए मैं एक छोटा सा आप लोगों को ये बता दूं कि भाई मान लो ये काम कैसे करता है। देखो, तो काम ऐसे कर रहा है कि सबसे पहले आप इसको इस तरह से एक हम लोग सिलेंडर बना लेते हैं। इस सिलेंडर के ऊपर रखी है पिस्टन और यहां पर भरे हुए हैं गैस, ठीक है, ध्यान से समझना, यहां पर पूरे के पूरे इसमें भरा हुआ है गैस। अब जैसे ही आप गैस को यहां पर फायर लिख देते हैं, अब जैसे ही आप गैस को गर्म करोगे, ध्यान से समझना भाई, हीट दी आपने किसको? गैस को। गैस ने हीट ली, बोलोगे हाँ ली सर, गैस ने हीट ली, गैस इस हीट को एब्जॉर्ब करेगी। अब एब्जॉर्ब करने के बाद में, है ना, मजा आने वाला है, एकदम ध्यान से समझना। तो बेटा जैसे आप हीट इसको हीट करोगे तो गैस जो है, जो मॉलिक्यूल्स है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद में जो हीट है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के जो बाद में हीट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहली चीज क्या होगी सर? ये टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी, किसका? किसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगी? मॉलिक्यूल्स का। अब जैसे ही मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भाई साहब क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल्स है ये ऊपर की तरफ इस पर एक प्रेशर लगाएंगे, बोलोगे हाँ जी सर। जब ये प्रेशर लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो भाई इनको वर्क करना पड़ेगा ना। कैसे? क्योंकि भाई ये पिस्टन को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं ना, तो ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं तो इनको वर्क करना पड़ रहा है, बोलोगे हाँ जी सर। तो दो चीजों में जो ये एनर्जी डिवाइड हो जाती है, पहला क्या है सर? ये क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, प्लस में वर्क करती है। तो भाई यही वर्क और यही एनर्जी के बारे में हम लोगों को किसमें पढ़ना है? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। तो चलो अब इसके बाद की बातें शुरू करते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि हम लोग इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स को पूरी जड़ से खत्म करने वाले हैं और इसके बारे में एक एक चीज को बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर करने वाले हैं। तो भाई एक बात मुझे बताओ कि अगर आप जिस चीज की स्टडी कर रहे हो, मान लो आप इंजन की स्टडी कर रहे हो, तो कैसे इंजन की स्टडी करोगे? तो आप बोलोगे सर हमें उसके अंदर बाहर की सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप उसकी स्टडी कर पाओगे। तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल हाँ, क्योंकि ऐसा ही करना होगा। अगर आपको मेरे बारे में जानना है या आपको भाई साहब एक पेन के बारे में जानना है कि ये मार्कर काम कैसे करता है, तो सर मुझे पता है कि इसमें एक निब लगी है, इसके अंदर एक रिफिल होती है, इसके अंदर क्या डलता है? इंक डलता है। ये सारे का सारा फिनोमिना मुझे जानना होगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर जानना तो होगा। तो वैसे ही बेटा अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स को बिल्कुल एकदम तरीके से स्टडी करना है तो थर्मोडायनेमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको क्लियर करना होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना, हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हीट और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं कि हीट का ट्रांसमिशन होता है। तो ऐसे ही ये ट्रांसमिशन हो कहां रहा है, तो इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम।
यानी जैसे अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो भाई हमारे पास एक क्लास है, क्लास के अंदर बच्चे हैं, बच्चों के अंदर एक सिस्टम है कि बच्चे जो है मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, उनको लिखेंगे, उनको फिर याद करेंगे, फिर टेस्ट होगा, पूरा एक सिस्टम पर चलता है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई ऐसे ही जो थर्मोडायनेमिक है एक सिस्टम पर काम करता है जिसको हम कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये थर्मोडायनेमिक्स के क्या है सर, पार्ट्स हैं ऐसे मान लो, इनको स्टडी करना जरूरी है। अगर ये स्टडी नहीं करोगे तो आपको जो आने वाला थर्मोडायनेमिक्स है वो मतलब जो इसके पार्ट्स हैं, जो इसके बिहेव हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो यानी हम लोग ये समझ रहे हैं कि सर थर्मोडायनेमिक सिस्टम बिल्कुल जैसे मान लो कि ये जो आप बैठे हुए बच्चे हैं ये पार्टिकल्स हैं, तो इट इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, पार्टिकल्स का सिस्टम है। इट इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच द ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक प्लेस। जिसमें क्या हो रहा है बेटा, जो हीट का ट्रांसमिशन है वो हो रहा है, यानी हीट जो है कहीं ना कहीं से ट्रांसफर हो रही है। अब आपको सबको पता है कि हीट कहां से ट्रांसफर होती है सर, हीट हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है, और जिसकी एक समथिंग वैल्यू होगी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, है ना, इसके अकॉर्डिंग ही तो काम करेगा। प्रेशर किधर ज्यादा है किधर कम है, वॉल्यूम ज्यादा है कम है, टेम्परेचर कम या ज्यादा। इसको ऐसे समझो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बेटे अगर हम यहाँ पर एक पिस्टन लगाकर इसमें क्या भर दे रहे थे, गैस हम लोगों ने इसमें फिल कर लिया था, और हम इसको क्या दे रहे थे भैया, फायर हम लोगों ने इसको दिया, आग हमने इसमें दी। तो क्या हो रहा था बेटा, देखो यहाँ से फायर देने से वॉल्यूम चेंज हो रहा था कि नहीं। तो भाई जब भी हीट आप दोगे तो वॉल्यूम भी इफेक्ट करेगा, साथ में प्रेशर भी इफेक्ट अपना डालेगा, और टेम्परेचर, इन तीनों का ही इफेक्ट यहां पर होगा। जब भी हीट ट्रांसफर होगी तो इस तरह से इन तीनों में कोई ना कोई चेंज होगा ही होगा। तो यही होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखें, यही होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो इट इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब बच्चे, बिल्कुल अपने देखो, फिजिक्स अगर पढ़ना है तो खुद को वहां पर एज्यूम कर लो कि मैं कौन हूं, एक पार्टिकल हूं। अगर मेरे पार्टिकल में मुझे टेम्परेचर दोगे, सोचो आप बैठे हो, आपके नीचे आग लगा दी, क्या करोगे, कूद कर भागोगे ना भाई, है ना, कूद कर भागोगे ना, तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हुआ, क्योंकि नीचे आग लग गई तो भाई टेम्परेचर चेंज हुआ ना, टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसके बाद में प्रेशर, वॉल्यूम सब बदल गया। तो ऐसी चीजें ये है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, सराउंडिंग। अच्छा एक बात बताओ, अभी देखो इसको समझाने का बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है अभी, है ना, अब सर्दियों का मौसम आ गया। आप मुझे बताओ, थोड़ी देर के लिए समझना मेरी पूरी बात को। अब सराउंडिंग क्या होता है, देखो अगर मेरे सराउंडिंग जो भी है, एटमॉस्फेयर है, क्या ये सारी की सारी चीजें मुझ पर इफेक्ट डालती हैं, क्या एटमॉस्फेयर मुझ पर इफेक्ट डालता है। अब आपको आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब समझो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि अगर गर्मी होती तो क्या करते सर, तो भाई ये जैकेट वगैरह नहीं पहनते, लेकिन सर्दी है तो जैकेट वगैरह पहने हुए हैं, अपने आपको बचाए हुए हैं। ठीक है, फुल ऑफ हम लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, मेरे ऊपर मत जाना भाई, मैंने तो हाफ ही पहना हुआ है, ठीक है, मैं बेसमेंट में हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज ही रहता है। ठीक है, लेकिन अगर बाहर जाएंगे कितना ठंड लगती है, फिर उसके बाद में गर्मी आएंगी तो हम ये सब भी पहनना बंद कर देंगे, हम फिर एक बनियान में रहते हैं भाई, है कि नहीं। तो ऐसे ही सराउंडिंग क्या होता है, कुछ भी सिस्टम के चारों तरफ अगर कोई भी एक ऐसा सराउंडिंग है, कोई भी हो, एनीथिंग अराउंड द सिस्टम, सिस्टम के अराउंड जो भी कुछ होता है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। ठीक है, सिस्टम के अराउंड में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अराउंड में जो भी चीज है वो सब क्या है, सराउंडिंग्स है। दैट डायरेक्टली इफेक्ट द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है सर, थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर पड़ता है। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, मेरे पे पढ़ रहा है डायरेक्ट इफेक्ट की नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो वही जो सराउंडिंग में होता है भाई, कोई भी ऐसा हो जिसका डायरेक्ट इफेक्ट थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर पड़ेगा वो हो जाएगा सराउंडिंग। फिर होता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है सर, दीज आर द क्वांटिटीज दैट हेल्प अस टू स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स। यानी ये वेरिएबल्स ऐसी चीजें होती हैं भाई जो थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने में हमारी हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनकी वजह से ही तो हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ पाएंगे, अगर ये ना होते तो थर्मोडायनेमिक्स को कैसे पढ़ पाते। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी कि सर थर्मोडायनेमिक्स में ये सारी चीजें भी होती हैं। तो ऐसे ही भाई साहब आपको मजा आने वाला, ये मेरी गारंटी है। एक एक चीज आप लोगों के दिमाग में डाल दूंगा मैं कि सर इस तरह से आपके लेवल का मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को कि थर्मोडायनेमिक्स नहीं भूलोगे, आप कुछ भी भूल जाओगे, थर्मोडायनेमिक्स नहीं भूलोगे। सही है कि नहीं सही है। तो अब फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही है कि हाँ सर थर्मोडायनेमिक्स का जो बेस आपने बनाया है, जो आप चीजें हमें बता रहे हो, एक एक चीजें हमें क्लियर हो रही हैं, तो फटाफट से एक काम तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही आप लोगों को बढ़िया तरीके से वीडियो मिलती रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं हम इसके। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम।
देखो इसको पढ़ने से पहले वैसे ही जैसे मैं हमारे पढ़ाने का स्टाइल है कि मैं पहले आपको समझाऊंगा फिर डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं, फिर बाद में थर्मल को जोड़ेंगे। थर्मल का मतलब ही हीट से आ जाएगा, तो हीट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखो जैसे अभी मान के चलो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। अब मेरा वेट 60 है, लेकिन होता यह है कि मैं आज खाना नहीं खाता तो मेरा 2 kg वेट घट जाता है। लेकिन जैसे ही वेट घटा मैंने तुरंत क्या पहन लिया, जैकेट डाल ली 2 kg की, है ना, जैकेट या वगैरह इस तरह से मैंने कोई डाल लिया, तो 2 kg वेट मेरा घटा था। जैसे ही 2 kg वेट मेरा घटा वैसे ही मैंने क्या कर लिया, 2 kg की एक जैकेट अपने ऊपर पहन ली सर्दी से बचने के लिए। बात समझ में आ गई? तो 2 kg वेट घटा था और वैसे ही 2 kg वेट मेरा इंक्रीज भी हो गया। तो मैं किस में हूं? आप बोलोगे सर आप हो इक्विलिब्रियम पोजीशन में। किसमें हो? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो ऐसे ही होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि सर इसमें 2 बॉडीज रहती हैं। मान लो बॉडी नंबर 1 ये ए है सर, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अब ये दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। किसमें होंगी सर? थर्मल इक्विलिब्रियम में। कब होंगी? तो आप बोलोगे सर थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होंगी जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। भाई इसका टेम्परेचर अगर सर 5 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी टेम्परेचर किसमें हो जाए, 5 डिग्री सेल्सियस ही हो, तो ये दोनों बॉडी किसमें होंगी? आप बोलोगे सर थर्मल इक्विलिब्रियम में। और जब भी कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है, तो यहां पर लिख लो इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर 2 बॉडीज आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन देखो ध्यान से समझना इस वाली बात को। आप बोलोगे सर प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डू नॉट चेंज। तो उसका जो प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है वो बदलना नहीं चाहिए। भाई अगर आपने कहा टेम्परेचर बदल गया तो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगी, प्रेशर बदल गया तो भी। अब आप कहोगे सर प्रेशर से कैसे मतलब है? प्रेशर से तो आप ये कह रहे हो कि सर टेम्परेचर सेम होना चाहिए, प्रेशर तो लिखा ही नहीं। मैं बताता हूं कैसे। देखो अगर यहां पर आप एक गैस को भर लेते हैं किसी पिस्टन वगैरह लगा के इस तरह से, अब अगर आप इस गैस को कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, और मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे पास पास आएंगे तो भाई साहब टेम्परेचर में भी डिफरेंस आएगा। तो प्रेशर के घटने बढ़ने से भी क्या होता है? टेम्परेचर घटता बढ़ता है। वैसे ही वॉल्यूम के भी घटने बढ़ने से टेम्परेचर घटता बढ़ता है। बोलोगे कैसे सर? प्रेशर तक का तो ठीक है, वॉल्यूम कैसे? देखो आपने एक टायर लिया, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आप एक टायर लिया, टायर में अचानक से ब्लास्ट हो जाए तो वहां से जो हवा निकलती है बहुत ज्यादा ठंडी होती है ना, कूल हवा होती है। रीजन क्या है कि सर जैसे ही गैसेस को फैलने के लिए बड़ा वॉल्यूम मिलता है तो गैसेस ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती हैं। ध्यान से सुनना, जैसे ही अचानक से एक साथ गैसें किसी बड़े वॉल्यूम में जाती हैं, एक्सपेंड होती हैं, तो उनका टेम्परेचर डाउन चला जाता है। तो इस तरह से वॉल्यूम अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान से सुनना। तो याद रखे कि जब भी थर्मल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होगी तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर भाई साहब ये चेंज नहीं होने चाहिए। इससे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई साहब जब थर्मल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है तो विच वन कंडीशन डू नॉट चेंज, तो क्या चेंज नहीं होता? तो तीनों चेंज नहीं होते, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों चेंज नहीं होते, याद रखना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इफ टू बॉडीज आर इन दैट कंडीशन दैट बोथ हैव सेम टेम्परेचर, कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो वो बॉडीज किसमें होंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। तो बताओ मेरे भाई थर्मोडायनेमिक्स अभी तक आपको हार्ड तो नहीं लग रहा? स्टार्टिंग हमने कहां से करी थी, बिल्कुल एकदम तरीके से बताते हैं। तो हमने समझा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो हमने पढ़ा कि सर थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर। यानी एक रिलेशनशिप होता है जो किसके बारे में रिलेशनशिप बता रहा है? वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर और हीट के बारे में एक रिलेशनशिप बताता है। तो इसको हमने क्या कहा है? थर्मोडायनेमिक्स कहा है। अब थर्मोडायनेमिक्स को जब स्टडी करना था तो भाई उसके बारे में पहले सिस्टम जानना पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? तो सर थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच हीट टेक्स प्लेस, ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक प्लेस, जहां पर हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है। और जब हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है, ध्यान से सुनना, जब हीट का ट्रांसमिशन हो रहा था तो सर क्या क्या हो रहा था? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की एक कांस्टेंट वैल्यू थी, कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। फिर सराउंडिंग्स हम लोगों ने जाने, तो भाई थर्मोडायनेमिक सिस्टम के चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी चीजें होती है, वो सब सराउंडिंग में आती हैं और उनका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर होता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर होता है।
तीसरी बात, हमने थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल पढ़े, तो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल वो क्वांटिटीज थी जिनकी हेल्प से हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है सर? तो आप बोल रहे हो कि अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाए तो वो दोनों बॉडीज किसमें होती है? थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है। 5 मिनट में आपको रिवाइज भी करा दिया कि क्या क्या चीज हमने आप लोगों को पढ़ाई है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हाँ सर, एकदम मजेदार तरीके से हमें थर्मोडायनेमिक्स अभी तक समझ में आ रहा है, और ऐसे ही आता भी रहेगा, आप टेंशन मत लो, ऐसे ही आता भी रहेगा, क्योंकि भाई साहब यू आर स्टडिंग एट द प्लेटफॉर्म ऑफ पाइबॉन क्लासेस। हियर वी डील्स विद द इजी लैंग्वेज दैट रीच टू द डायरेक्ट टू द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो यानी हम ऐसी कोशिश करते हैं, बच्चे ट्राई करते हैं कि जो डायरेक्ट बच्चों के दिमाग में जाए कि हाँ भाई, बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि ये लैंग्वेज बच्चों के समझ में आएगी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ओके गाइज, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखो, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है बेटा? जैसे अभी हमने बताया कि सर ये रिलेशन बताती है किसके बारे में? देखो, अगर थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना है तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों साथ में चलते रहेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स है, और वेरिएबल्स ही क्या है सर? जो स्टडी करने के लिए बताते हैं किसके बारे में? थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। जो स्टडी का साथ देते हैं वही हमारे क्या है सर? वेरिएबल्स होते हैं। तो भैया इन जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये जो हमारे पास में वेरिएबल्स थे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये सर क्या थे? आपके वेरिएबल्स थे। तो इनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप का नाम ही क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट। सर ये आपने आइडियल गैस इक्वेशन में भी पढ़ा होगा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। हियर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है कि कितने मोल जो है गैस किसमें प्रेजेंट है? सिलेंडर में रखी हुई है, ये नंबर ऑफ मोल्स बताता है। दूसरा क्या है सर? आर क्या होता है यहाँ पर? तो आर है गैस कांस्टेंट। ठीक है, आर क्या है? गैस कांस्टेंट होता है, याद रखें, है ना, याद रखिएगा, ये गैस कांस्टेंट होता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ा, तो क्या होता है आपके समझ में आ गया, दिमाग में छप गया कि सर एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है किसके बीच में? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में। तो दैट इज नोन एज द थर्मल, क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम क्या होता है। देखो, मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी है, बिकॉज ऑफ मैं आपको ये पहले ही समझा चुका हूं अभी इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, वो सॉरी टॉपिक में। तो इक्विलिब्रियम वाले आपने पढ़ा था कि दो बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर टेम्परेचर इज सेम। तो वैसे ही सेम होता है भाई, अगर एक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा? व्हेन, तो आप लिखोगे व्हेन द वेरिएबल्स, है ना, व्हेन द वेरिएबल्स, ठीक है, ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम के जितने भी वेरिएबल्स हैं आर कांस्टेंट, है ना। अगर उस सिस्टम के वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं तो वो अपने आप में किस में होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इट मींस कहने की बात वही फिर से आ जाती है कि सर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, है ना। तो इसलिए मैंने नहीं लिखा इसकी डेफिनेशन, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं, अगर सिस्टम पूछा जाए तो लिख देना कि भाई पूरे सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ही चेंज नहीं होते, वेरिएबल्स चेंज नहीं होते, तो दैट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पूछ रहा है ऑफ टू बॉडीज, तो आप लिख देना इफ द बॉडीज हैव सेम टेम्परेचर एंड आल्सो द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डू नॉट चेंज, then their bodies are thermal equilibrium। सिस्टम के बारे में पूछे तो पूरे सिस्टम का नहीं बदल रहा, बॉडीज के बारे में पूछे तो बॉडीज का नहीं बदल रहा, बात ही खत्म होगी। चुटकियों में आंसर दोगे आप लोग, क्योंकि भाई साहब आप लोगों को इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं। तो भाई इतना काम तो बनता है, मजा आ रहा है आप लोगों को, तो इतना काम तो बनता है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक। और जितने भी मेरे भाई हैं, जिनके भी दोस्त हैं, जिनको जरूरत है कि भाई हमें थर्मोडायनेमिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, प्री बोर्ड वगैरह जो भी आ रहा होगा आप लोगों का, प्री बोर्ड तो नहीं मतलब फाइनल और यूटी वगैरह एग्जाम चल रहे होंगे, अभी फाइनल भी नहीं है, यूटी वगैरह एग्जाम चल रहे होंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला आप लोगों की। तो फटाफट से कमेंट में करके बताना कि हाँ सर कितना हेल्प किया इसने। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम अपने। तो गाइज अब हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक में वर्क डन इन टीडी। टीडी मींस थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को वर्क डन पढ़ना है, लेकिन वर्क डन पढ़ने से पहले, भाई वर्क तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकता है ना, तो वर्क डन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें आपको बतानी है। देखिए, अगर यह कहा जा रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क होता है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। वो कैसा होगा? पॉजिटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम, अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। याद रखना कि वर्क डन ऑन सिस्टम हो जाए तो नेगेटिव, और वर्क डन बाय हो जाए तो पॉजिटिव। लेकिन सर ये कब वर्क डन हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, पहले ध्यान से समझना। भाई मान लो हमारे पास में सिलेंडर है,
और सिलेंडर में यहां पर क्या सर पिस्टन लगी है और ये भरी है आपकी गैस। क्या भरी है भैया ये आपकी गैस। तो यार हो सकता है कि हमने प्रेशर बढ़ा दिया हो, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा सर वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यानी गैसेस जो है, अब दूसरी कंडीशन समझो, एक और कंडीशन समझ लो फिर दोनों के साथ डील करेंगे। अब दूसरी कंडीशन ये है कि सर यहाँ पर गैस तो भरी है, उसके बाद हमने यहाँ से नीचे फायर दे दिया, तो फायर देने से सर अब की बार वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सर हो सकता है कि कहीं पर जो गैसेस हैं, ठीक है, वो कंप्रेस हो रही हैं, ठीक है, कंप्रेस हो रही हैं, और कहीं पर गैसेस क्या है एक्सपेंड हो रही है, ठीक ना। तो दोनों कंडीशन आ रही है सर, कंप्रेशन की भी और एक्सपेंड की भी। तो भाई सर इनका एक बारे में बात बताओ कि सर हम कैसे पता करेंगे कि ये कंप्रेस हो रही है या क्या हो रही है आपकी एक्सपेंड हो रही है। तो इनका एक ग्राफ होता है इंडिकेटर ग्राफ, ठीक है जी, इंडिकेटर ग्राफ। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इंडिकेटर ग्राफ क्या बताते हैं। देखो अगर हम दो वेरिएबल के बीच में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचे और ग्राफ कुछ ऐसा हो, ठीक है, इस तरह से ग्राफ हो कि यहां जो कंडीशन थी P1 V1 थी और यहां जो कंडीशन थी P2 V2 थी, ठीक है, यहां जो कंडीशन थी सर वो P1 V1 और यहां जो कंडीशन थी वो P2 V2, और ग्राफ में देखो साइन कहां की तरफ है सर नीचे की तरफ है। तो ये गैसेस क्या कर रही है सर कंप्रेस कर रही है, क्या कर रही है एक्सपेंड, सॉरी एक्सपेंड कर रही है। और अगर यही प्रेशर और वॉल्यूम का एक और ग्राफ खींचे और अब की बार ग्राफ में कुछ इस तरह से डायग्राम में ऐसे नजर आए आप लोगों को, ठीक है, इस तरह से ऊपर की तरफ आप लोगों को एरो नजर आता है, यहाँ P1 V1 से और गैसे P2 V2 पर जा रही है और ग्राफ का आप चिन्ह देख रहे हैं ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर क्या हो रही है सर कंप्रेस हो रही है, क्या हो रही है कंप्रेस हो रही है, यहाँ पर एक्सपेंड हो रही है और यहाँ पर कंप्रेस हो रही है। तो दोनों बातें ध्यान से सुन लेना कि भैया यहाँ पर क्या हो रही है कंप्रेस हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है एक्सपेंड हो रही है। अब ये एक्सपेंड और कंप्रेशन का सीधा सीधा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, वर्क डन, है ना, वर्क डन पर पड़ेगा सीधा सीधा। अब वर्क डन जैसे हम निकालेंगे ड्यूरिंग कंप्रेशन या एक्सपेंडेशन, तो क्या होता है वर्क, तो वर्क W होता है, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू क्या होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, वर्क क्या होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे पता है कि सर यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरह से होगा, तो छोटा सा वर्क हो रहा है तो फोर्स इनटू छोटा सा ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो dw इज इक्वल्स टू, अब मुझे पता था कि p इज इक्वल्स टू होता है f अपॉन a, तो f की वैल्यू आ गई सर p इंटू a। तो भाई साहब आप लिख रहे हैं कि सर यहाँ पर p इंटू a इंटू में dx हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब dx इज इक्वल्स टू हो रहा है सर p इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या वॉल्यूम बन जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। अरे एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या वॉल्यूम नहीं बन गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है W, तो हो जाएगा सर P इंटू dV, क्या हो जाएगा P इंटू dV, इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो P इंटू dV है तो सर ये किसको बता रहा है, तो ये बता रहा है एरिया अंडर द ग्राफ। तो इक्वल्स टू हो जाता है एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। बोलो अब कोई दिक्कत, अब बताओ फटाफट से, अब कोई समस्या कि अगर मुझे वर्क निकालना है तो वर्क बताता है सर एरिया अंडर द ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर P1 V1 से P2 V2 के बीच में जो एरिया है वही हो जाएगा आपका वर्क डन, ठीक है। और ये कितने टाइप का हो सकता है, तो कंप्रेशन एक्सपेंडेशन कुछ भी हो रहा हो, इनके अंडर का जो एरिया है भाई साहब यही आपको क्या बताएगा वर्क डन के बारे में बताएगा। तो सीधी सीधी बात है वर्क डन ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक्स, इस तरह से कुछ कंडीशन इसकी होती है। अब जो वर्क डन है सर वो दो तरह से होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस और एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो भैया दोनों तरीके से बताते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस क्या है और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या है। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि साइक्लिक प्रोसेस क्या है। देखो अगर कोई बॉडी यहां से स्टार्ट करती है, पहले मैं बता रहा हूं साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि अगर बॉडी एक पॉइंट ए से स्टार्ट करती है और चलते हुए, देखो चले कैसे ही भी, लेकिन चलते हुए वापस अपने पॉइंट पर लौट कर आ जाए, जहां से स्टार्ट किया था वहीं से रिटर्न होकर आ जाए, तो ये साइक्लिक होता है। लेकिन अगर बॉडी ए से चलने शुरू की और कहां पहुंच गई है सर, डिफरेंट मीडियम से पहुंचते हुए किसी पॉइंट सी पर पहुंच गई, वापस अपनी पॉइंट पर नहीं लौटी, तो ये हो जाएगा नॉन साइक्लिक। कैसा हो जाएगा, नॉन साइक्लिक। यानी अगर एक बॉडी डिफरेंट मीडियम से पास होते होते अपने इनिशियल पॉइंट पर लौट कर आती है तो दैट इज साइक्लिक प्रोसेस, और अपने इनिशियल पॉइंट पर लौट कर नहीं आती है तो दैट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो दोनों के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोगों को समझाते हैं और करते हैं इस न्यूमेरिकल को, डेरिवेशन को, छोटा सा डेरिवेशन है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
डियर स्टूडेंट्स, पहुंच चुके हैं अपने टॉपिक जिसका नाम है वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। तो दोस्तों, मैंने आपको भी बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस एक वो प्रोसेस होता है कि जहां पर ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से शुरू करता है एंड डिफरेंट पोजीशन पे होता हुआ वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है? आपका साइक्लिक प्रोसेस है। अब इस साइक्लिक प्रोसेस में हम वर्क डन निकाल रहे हैं कि कितना वर्क डन हमें करना होगा। मीडियम से होता हुआ वापस कहां पहुंच रहा है? पॉइंट ए तक पहुंच रहा है। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया? आप बोलोगे सर साइक्लिक प्रोसेस हो गया ये। तो जब हम जा रहे हैं तो हमने पहले देखा कि हम ए से कहां पहुंचे? बी तक आए सर, ठीक है। तो ड्यूरिंग ए टू बी, है ना, ए से बी पर जब हम जा रहे हैं देन वर्क डन जो होगा, है ना, वर्क डन तो W इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था कि सर वर्क डन होता है एरिया, ठीक है, अंडर द कर्व। तो जो हमारा W होगा, यहां पर हो क्या कर रहा है? यहां पर जो ग्राफ में मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर ग्राफ में कंडीशन इस तरह से नीचे की ओर आ जाए तो वो क्या है सर? एक्सपेंशन। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो वर्क इज इक्वल्स टू ड्यूरिंग एक्सपेंशन, है जी, एक्सपेंशन हो रहा है। और एक्सपेंशन हो रहा है तो यहां पर जो वर्क होगा उसको W1 मान लेते हैं। तो W1 जो एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के अंदर जो एरिया होगा वो देखना होगा हमें। आप कहोगे ठीक है सर, एरिया देख लो। तो यहां से जो एरिया, ये पूरा एरिया यहां पर कवर हो रहा है, ये इसको अभी भूल जाओ, नीचे वाले को। अभी केवल ऊपर पहुंचे ए से बी, तो नीचे वाला आपको देखना नहीं है, ठीक है। तो ए से बी के दौरान जो एरिया है वो टोटल ऐसे हो जाएगा। तो W1 मान लोगे आप लोग, क्योंकि यहां पर ये प्लस में आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ए से सी, सी से बी, बी से इसको क्या मानोगे? P और Q, ठीक है। ए से सी, सी से बी, बी से गया P पर, P से गया Q पर, Q से फिर गया कहां पर? A पर। तो ये हो जाएगा आपका एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ ए सी बी पी क्यू ए। अब फिर वापस से कहां होता है? देन इट रिटर्न्स टू फ्रॉम बी टू ए। अब ये वापस कहां लौट रहा है? बी से ए। और बी से ए पे देख रहे हो तो ग्राफ में देखो डायरेक्शन कहां की ओर है? ऊपर की ओर। तो यहां पर जो W1 है, W2 है, ड्यूरिंग क्या है? ड्यूरिंग कंप्रेशन है। और जब कंप्रेशन हो रहा होता है तो आप बोलोगे सर साइन नेगेटिव आएगा। तो बाद में लिखेंगे इसको, तो माइनस का चलो लगा ही लो। माइनस का कितना हो जाएगा? इसके अंदर जो कर्व है। अब ये वाला भूल जाओ, ऊपर वाला। तो अब जो नीचे वाला पार्ट बचेगा यही तो हो जाएगा इसका ग्राफ। तो बोलोगे सर कहां से? बी, बी से कहां जा रहे हैं? पहले डी, डी से कहां जा रहे हैं सर? ए, ठीक है। फिर ए से कहां आए? क्यू पर, क्यू से कहां गए? पी पर, पी से फिर कहां गए? डी पर। दैट इज, अब अगर इनको दोनों को ऐड किया जाए, टोटल वर्क डन निकाला जाए, टोटल वर्क डन, तो आप बोलोगे सर W1 प्लस W2। और W1 और W2 को ऐड करोगे तो यार माइनस होगा ना। तो आप बोलोगे सर A C B P Q A, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? B D A, B D A Q P B। और जब इसको हम निकालेंगे तो जो वर्क डन है वो आपका आ जाएगा सर एरिया ऑफ A C B D A। ये सारा कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ किसका आ जाएगा? एरिया ऑफ सर A C B A C B D A, D A। तो ये जो एरिया है वो किसका होगा सर? ये सब हटाकर यहां पर ये जो एरिया बन रहा है यही आपका साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? क्या होगा बेटा? ये आपका एरिया हो जाएगा। तो इसका एरिया निकाल लो, साइक्लिक का एरिया निकाल कर आ जाएगा। अब इसी में मैं आपको समझा दूं नॉन साइक्लिक का। तो भाई नॉन साइक्लिक का तो सेम यही है, ये नॉन साइक्लिक का वापस लौट ही नहीं रहा। तो एरिया अंडर द कर्व, इसके कर्व के अंडर जो एरिया है वही वाला W इज इक्वल्स टू जो था हमारा कितना? P इंटू DV, है ना, V1 से लेकर V2 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एरिया अंडर नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक में कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लिक वाला समझना था। साइक्लिक वाला इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग आराम से समझ लो। फिर से, आफ्टर डूइंग द साइक्लिक वर्क, साइक्लिक वर्क के बाद में जो कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, उसके बाद में हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जिनमें सबसे पहला आता है जीरोथ लॉ। देखो इस नाम को जीरो लॉ क्यों दिया गया? अभी तक आपने ढेर सारे लॉ पढ़े हैं, लेकिन इनमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो जीरो लॉ है, क्योंकि जीरो लॉ जो आया था वो इसके फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद आया। लेकिन शुरुआत इसकी होनी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सबसे स्टार्ट करता है, थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक चीजों को बताता है, तो इसलिए इसको नाम रख दिया जीरोथ लॉ, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पहले से आ चुके थे।
तो इसलिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जीरो लॉ इनसे बाद में आया था, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। थर्मोडायनेमिक्स के जो फेज है उसकी शुरुआत यहां से होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ क्या स्टेट करता है, देखो वहां छोड़ो, पहले इधर ध्यान दो। इसने कहा कि मान लो कि अगर हमारे पास में दो बॉडीज हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, हमारे पास में दो बॉडीज हैं इस तरह से ए और बी, जो कि सी के साथ में, ये सी है, तो सी के साथ में दोनों सेपरेटली क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन मैंने आप बताई थी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सर दोनों का टेम्परेचर सेम हो। तो पहले ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, सेपरेटली ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ। ऐसे मान लो कि जैसे मेरा वेट है, दो बंदे हो रहे हैं, एक राम है एक श्याम है, तो मेरा वेट इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और मेरा वेट इसके साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब मेरा और इसका वेट दोनों का सेम है और मेरा और इसका वेट भी सेम है। तो अगर मेरा वेट 60 है तो क्या इसका भी 60 होगा? अगर मेरा वेट 60 है तो इसका भी वेट 60 होगा। तो क्या हम तीनों का वेट 60 हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया इसी को थर्मल इक्विलिब्रियम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों सेपरेटली अगर एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये तीनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इट स्टेट दैट टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द अनदर बॉडी सी, देन दे ऑल आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी अगर ये सेपरेटली एक दूसरे से क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये तीनों ही किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कहने की बात ये है। दूसरा क्या सर, फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है? तो फर्स्ट लॉ ये करता है कि अगर हम किसी भी बॉडी को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बाहर से हीट दे रहे हैं, तो वो हीट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला सर उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और दूसरा वर्क करने में। यानी किसी भी बॉडी को अगर आप हीट दे रहे हो, जैसे मान लो कि आप लोग किसी तवे को गर्म करते हो, है ना, तवे को जिस पर रोटियां बनती है ना, सुना होगा ना आप लोगों ने, तवे को आप गर्म करते हो तो सबसे पहले क्या होगा, वो तुरंत ही रोटियां सेकने लगेगा या पहले थोड़ी देर के लिए हीट होगा? तो आप बोलोगे सर पहले वो हीट होगा, हीट होने के बाद फिर बाकी बची कुछ हीट किसको देगा, रोटी को देगा, तब जाके रोटियां सेकेंगी। तो सबसे पहले कोई भी बॉडी अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है, फिर उसके बाद में बाहर का काम करती है। तो ये किसका कहना है, फर्स्ट लॉ का। तो पहले तवा अपनी एनर्जी बढ़ाएगा, ठीक है, अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, फिर बाद में रोटी सेकने का काम करेगा। तो इसीलिए किसी भी बॉडी को अगर हीट देते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड होती है, पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है और फिर वर्क डन करती है। ठीक है, आराम से समझ में आया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। इसकी एप्लीकेशंस वगैरह भी हैं, लेकिन उससे पहले हम सेकंड लॉ के बारे में भी समझ लेते हैं। तीनों कनेक्टिवली समझ में आ जाएंगे ना कि तीनों लॉज क्या है, फिर आपको दिक्कत ही नहीं रहेगी। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, तीनों एक साथ कंडीशन में आ जाएंगे। फिर इसके एप्लीकेशन पर बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अब हम जीरोथ लॉ पढ़ चुके थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कवर कर चुके थे, तो अब बारी आ चुकी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो बच्चे बिल्कुल पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको ये बता दूं कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट एक्सप्लेन, यहां पर आप लिख सकते हैं कि इट एक्सप्लेन, ठीक है, इट एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ। ठीक है जी, ये फर्स्ट लॉ को ही एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो ये कह रहा था कि भाई अगर हम किसी भी बॉडी को हीट देते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसने कहा कि अगर किसी भी बॉडी को हम हीट दे रहे थे तो सर वो उसकी इंटरनल एनर्जी और वर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी और वर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, वर्क में और इंटरनल एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब ये वर्ड मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरनल एनर्जी से क्या मतलब है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो वर्ड है ये इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा लॉ आया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस लॉ को स्टेट करने में अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है। जैसे सबसे पहले है कैल्विन स्टेटमेंट एंड दूसरा है क्लॉसिस स्टेटमेंट। तो कैल्विन ये कहते हैं कि भाई हम, जैसे कोई भी आप इंजन ले लो, किसी भी गाड़ी का एग्जांपल ले लो, उसमें पेट्रोल या डीजल या कुछ भी डलता है उसमें, ठीक है। अब आप जब उसको स्टार्ट करते हैं तो क्या वो 100% पेट्रोल से 100% वर्क ही करता है? नहीं ना, कोई ऐसा इंजन पॉसिबल ही नहीं है जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से लॉस ऑफ हीट या लॉस ऑफ एनर्जी उसका अलग से भी होगा। तो यही बता रहे हैं कैल्विन कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन दैट कैन कन्वर्ट 100% ऑफ हीट इनटू वर्क। यानी ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो 100% हीट को किसमें कन्वर्ट कर दे, वर्क में। कोई ऐसा इंजन बना ही नहीं है आज तक जो 100% हीट को किसमें कन्वर्ट कर दे, वर्क में। तो ये कौन कह रहे हैं, कैल्विन कह रहे हैं।
क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि भाई इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू द हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। यानी अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था इसी चैप्टर में कि भाई अगर हीट ट्रांसफर होती है तो हमेशा हॉट बॉडी से कूल बॉडी में ट्रांसफर होती है, और जब तक ट्रांसफर होती है जब तक दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में ना पहुंच जाए। ये पढ़ी आप लोगों ने? बोलोगे हाँ जी सर यही चीज पढ़ी है। तो अब इसी को स्टेटमेंट को ट्रू करता है कि भाई अगर हम किसी भी बॉडी से, किसी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो कभी जाएगी नहीं हीट कूल बॉडी से हॉट बॉडी में नहीं जाएगी जब तक आप एक्सटर्नल कोई काम ना करो, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क ना करो। ठीक है, तो ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि कभी भी जो हीट है वो लोअर बॉडी टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी में ट्रांसफर हो जाए बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग राइट डाउन कर लेंगे इनको अच्छे से। तो अब जो अगली टर्म है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मान लो या फिर किसी भी बॉडी को मान लीजिए। ठीक है, तो मैं यहीं पर इसको समझा देता हूं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, तो बेटा इंटरनल एनर्जी जो टर्म है इसका मतलब होता है इट इज द एनर्जी। ठीक है, इट इज द सम ऑफ द एनर्जी, सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, इट इज द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, किसी भी सिस्टम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास जो, सॉरी ऐसे लिख लो, इट इज द सम ऑफ द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमें ही ले लो, तो हम भी पार्टिकल्स से मिलकर बने, तो हमारे पार्टिकल्स के पास में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो उनको अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, काइनेटिक एनर्जी को भी और पोटेंशियल एनर्जी को भी, दोनों को ऐड कर दे तो क्या मिलेगी हम लोगों को, इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का जो सम होता है इसी को हम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या ऑफ द बॉडी कहते हैं। बोलो समझ में आई? जो टर्म है, जो आपकी टर्म है इंटरनल एनर्जी, वो आपको समझ में आ गई कि सर इस तरह से काम करती है। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, बिल्कुल आपको आराम से समझ में आएगा कि हाँ सर ये चीजें काम कर रही हैं, इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं। देखो मैं जैसे अब पढ़ा रहा हूं, आप बहुत सारी वीडियो देखेंगे लेकिन उनमें कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, इस तरह से मैं आपको लेकर चलूंगा कि एक एक वर्ड की कनेक्टिविटी, कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कनेक्टिवली, है ना, आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि हाँ सर इस तरह से काम कर रहा है। तो अब जैसे हमने जीरोथ लॉ पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया, सर इनका कहीं तो यूज होगा, ये यूज तो होगा ना इनका, तभी तो हम लोग ये लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी ना किसी बेस पर तो पढ़ रहे हैं। आप कहोगे हाँ जी सर, तो भैया अभी मैं आपको समझाने वाला हूं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, कि फर्स्ट लॉ का यूज कहां कहां पर होता है। इसको जरा आराम से समझो, एकदम बहुत तरीके से एकदम समझ में आएगी सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि एप्लीकेशंस, हेडिंग डाल लो कि एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलो मेरे दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि सर हमने सेकंड लॉ को अगर कवर किया है और सेकंड लॉ के बाद में हमने इंटरनल एनर्जी को कवर किया है, तो अब यहां पर हम लोग जैसे पहुंच चुके हैं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। तो बेटा इसकी एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहां पर है, तो देखो अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं साइक्लिक प्रोसेस। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम से समझ में आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस, ये जी साइक्लिक प्रोसेस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में तीनों प्रोसेस लिख देता हूं पहले। साइक्लिक प्रोसेस होता है, एक आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड प्रोसेस, और दूसरा होता है आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, अब इनको आराम से समझो। आप देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि सर जो एक ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट मीडियम से चलता हुआ वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर लौट आता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो भाई हमारा जो फर्स्ट लॉ था वो ये कहता है कि सर डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मींस जो टोटल हीट है, अगर हम किसी भी बॉडी को जो हीट दे रहे हैं, सर ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हम किसी भी बॉडी को हीट देते हैं तो भाई साहब आप क्या कहोगे सर, कि वो जो है दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, एक इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और दूसरा जो है सर
वर्क करने में, दो जगह पर वो एनर्जी जो है आपकी क्या हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। तो अगर कोई मीडियम या अगर कोई बॉडी डिफरेंट मीडियम से चलते हुए, ठीक है, डिफरेंट पाथ कवर करते हुए वापस अपने पाथ पर लौट आए, ठीक है, अगर कोई डिफरेंट पोजीशन चलते हुए वापस उसी कंडीशन में लौट आई, तो आप क्या कहोगे कि सर उसकी हीट में थोड़ी ना कोई गेन हुआ है, जहां से चलना शुरू किया था वहीं पर आकर लौट गया, तो हीट कितनी होगी सर, जीरो। अगर कोई बॉडी कहीं से चलती हुई लौट कर आकर वहीं अपने प्रोसेस पर लौट आती है, तो उसने हीट थोड़ी ना गेन की, अगर हीट गेन की होती तो कोई ना कोई वर्क होता वहां पर। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो ठीक है भाई, सॉरी हीट नहीं, उसका इंटरनल एनर्जी जो था, इंटरनल एनर्जी वो जीरो हो गया, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी वही है, कोई काम ही नहीं हो रहा भाई साहब, जहां से चलना शुरू किया वहीं पर आ गया आपका। तो आप बोलोगे सर इंटरनल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो सारी की सारी हीट क्या करेगी सर, वर्क में ही इंक्लूडेड होगी। तो साइक्लिक प्रोसेस में याद रखना है कि अगर कोई बॉडी साइक्लिक प्रोसेस करती है तो सर उसके इंटरनल एनर्जी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता। सही है भाई साहब, इंटरनल एनर्जी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि जहां से चलना शुरू किया था वहीं आकर बैठ गया। तो इसका मतलब सारी की सारी हीट किस में चलेगी, वर्क में। ठीक है, सारी की सारी हीट किस में चली जाती है, वर्क में, इंटरनल एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। अब ऐसे ही होता है आइसोलेटेड प्रोसेस। तो पहले इन प्रोसेस के बारे में अच्छे से जान लो। तो आइसोलेटेड प्रोसेस क्या होता है कि सर जिसमें हीट का कोई भी ट्रांसफर ना हो, ठीक है, ना तो हीट गेन होता है और ना ही हीट का लॉस होता है। बात समझ में आ रही है? द प्रोसेस है ना, इनको मैं बाद में लिखवाऊंगा, अभी ये पूरे प्रोसेस हैं। द प्रोसेस इन विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी ऐसा प्रोसेस सर जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है ना बेटे, जिसमें हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, आपका आइसोलेटेड प्रोसेस कहते हैं। यानी हमने उसको ऐसा आइसोलेट कर दिया कि ना तो बाहर की हीट अंदर जा रही है और ना अंदर की हीट बाहर जा रही है, दोनों तरह से वो बंद हो गया। ना तो हम बाहर की हीट को अंदर जाने दे रहे हैं और ना अंदर की हीट को बाहर जाने दे रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे सर, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू हो रहा है। अब ये जो हीट थी आपकी, ठीक है भाई साहब, ये जो हीट थी ना तो अंदर गई ना बाहर गई, जब हीट ही नहीं जा रही तो सर क्या कोई वर्क होगा? आप बोलोगे नहीं सर, वर्क भी जीरो हो जाएगा। और हीट तो जीरो है ही, क्योंकि ना तो अंदर से जा रही है ना बाहर जा रही है, तो सर इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सारी चीजें जीरो होगी, कोई काम ही नहीं होगा। भाई काम तो तब होगा ना जब हीट दोगे आप, हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तब जाके वर्क करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब होता आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस किसे कह रहे हैं? तो अब चलते हैं आइसोबैरिक पर। तो आइसोबैरिक प्रोसेस, जैसा कि अभी हमने बोला कि आइसोबैरिक प्रोसेस जो होता है बेटा, द प्रोसेस, आप बोलोगे सर द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट हो। ठीक है, जिनमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस होते हैं। तो ये इसी तरह से जो इनका एप्लीकेशन आपको समझ में आया कि साइक्लिक प्रोसेस में जो सारी की सारी हीट है वो कहां, वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। आइसोलेटेड प्रोसेस में सर ना तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हीट जो है एक्सचेंज ही नहीं हो रही, तो ना तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी ना ही कोई वर्क होगा। दूसरा आइसोबैरिक में सर काम तो होगा बट प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, एट अ कांस्टेंट प्रेशर पर रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर का मींस आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास में बेटा क्या है, एक ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में ढेर सारी गैसेस भरी हैं और ऊपर से आपने लगा दिया पिस्टन, और पिस्टन पर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। तो अब जो इंटरनल एनर्जी है वो आप समझ लो, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, प्रेशर आपका, सॉरी, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम वगैरह सारी चीजें इंक्रीज हो सकती है लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इससे ज्यादा प्रेशर आप इस पर इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस ये होता आइसोबैरिक प्रोसेस। तो अभी इसी के बेस पर चलते हैं हम कि कितने टाइप के हमारे पास में प्रोसेस होते हैं और उन प्रोसेस में अगर हम वर्क करेंगे तो किस हिसाब से वो वर्क होगा। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग डालियो, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स, कि कितने टाइप के प्रोसेस आपके पास में होते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे और मैं यहां पर लिखकर उनको एक एक करके समझाता हूं कि कैसे काम करते हैं। ठीक है बेटा, तो ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कि हम लोग इसमें बहुत सारे सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं कि कितने टाइप के प्रोसेसेस होते हैं किसमें भैया, आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम में।
तो सबसे पहले लिखा हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी ये 4 टाइप के आपके क्या है प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक एंड आइसोहॉरिक। तो इनको सभी को आप लोग आराम से समझ लें कि आइसोथर्मल किसे में कहते हैं बेटा। देखो आइसोथर्मल नाम से ही लिखा है थर्मल, तो थर्मल क्या होता है सर, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो याद रखते चले इसको कि सर जिसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट बन जाए दैट इज नोन एज द आइसोथर्मल। आइसोबैरिक अभी समझाइए मैंने आप लोगों को, आप बोलोगे सर जिसमें प्रेशर क्या रहे, है ना, प्रेशर आपका कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको हम कहते हैं आइसोबैरिक। एडियाबैटिक में क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता भाई इसमें। आइसोहॉरिक में सर क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम जो है कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारे प्रोसेस आपको समझने हैं कि 4 टाइप के आपके पास में प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक एंड आइसोहॉरिक। तो आइसोथर्मल में क्या होता है सर, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ऐसा प्रोसेस सर जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, आइसोबैरिक। सर जिसमें एक्सचेंज ही ना हो हीट का, वो हो जाएगा एडियाबैटिक। सर जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, वो हो जाएगा आइसोहॉरिक। तो अब सबसे पहले जैसे नाम लिखा है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसी के बारे में एकदम ध्यान से समझ लेते हैं कि आइसोथर्मल क्या होता है। तो बेटा ऐसा प्रोसेस तो आप लिख लेंगे, द प्रोसेस इन विच, ठीक है, अपने बुक में आप लिख लो, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर, द टेम्परेचर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, पूरा जो सिस्टम है उसका जो टेम्परेचर है इज कांस्टेंट। ठीक है, जो आपका पूरा का पूरा क्या होता है, सिस्टम होता है, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आप कोई भी एक्सचेंज कर रहे हो, कुछ भी उसमें चेंज कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप बोलोगे एक बात मुझे बताओ, क्या इस रियल लाइफ में, ठीक है, इन रियल लाइफ, मैं आपसे ये बात करता हूं, इन रियल लाइफ क्या ऐसा पॉसिबल है, इन रियल लाइफ 100% इज नॉट पॉसिबल, है ना, इज नॉट पॉसिबल। आप कोई भी चेंज कर रहे हो और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना, उसका टेम्परेचर क्या रह जाए, कांस्टेंट रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो, अब इसको बहुत ध्यान से समझना आइसोथर्मल को, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, यही दोनों आपके में है। इन दोनों के ऊपर इनका वर्क डन भी आएगा दोनों को लेकर, और इन दोनों की कंडीशन भी आप लोगों से पूछी जाएगी। तो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक बात आपके दिमाग में जाएगी, ये भी गारंटी है। देखो 100% कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सिस्टम आइसोथर्मल नहीं हो सकता। अब आइसोथर्मल नहीं हो सकता तो हमें उसे बनाना है। बनाना कैसे है तो उसको समझो। यहां पर मान लीजिए हमारे पास में यहां एक पिस्टन है, और इसमें क्या भरी है बेटा, इसमें भरी है 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस इसमें फिल है। जब 1 मोल ऑफ गैस इसमें भरी हुई है, तो बेटा हमें इसे क्या करना है, आइसोथर्मल बनाना है। तो आइसोथर्मल बनाने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन आप सभी लोग नोटिस कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, द वॉल ऑफ द कंटेनर, द वॉल ऑफ द कंटेनर, है ना, जिसमें भी ये कंटेन किया जा रहा है, द वॉल ऑफ द कंटेनर शुड क्या, मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी कंडक्टिंग, है ना, मस्ट बी कंडक्टिंग। जो इसकी वॉल है वो कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इन वॉल से हीट ट्रांसफर ना हो सके। अब इसको आइसोथर्मल बना रहे ना, क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी रियल लाइफ में कोई भी प्रोसेस 100% क्या नहीं हो सकता, आइसोथर्मल नहीं हो सकता। तो आइसोथर्मल बनाएंगे कैसे, तो पहली कंडीशन है कि इसकी जो वॉल है वो कैसी रहनी चाहिए बेटा, कंडक्टिंग रहनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, जो ये प्रोसेस है, द प्रोसेस विल बी वेरी स्लो। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, धीरे धीरे। द प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो। ये जो यहां से प्रोसेस है वो स्लो होना चाहिए। अब इसके बारे में सर ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा इसलिए कह रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझो, ठीक है, बिल्कुल एकदम तरीके से ध्यान से समझना कि मैंने पहले कहा है कि जो वॉल है कंटेनर की वो क्या रहनी चाहिए, बिल्कुल आपकी कंडक्टिंग होनी चाहिए। देखो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आइसोथर्मल कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सिस्टम 100% नहीं होता, लेकिन हम उसको बना रहे हैं। तो देखो क्या करा हमने, सबसे पहले इसमें कुछ बाट रख दिए। बाट रखने के बाद हमने इसको प्रेशर बढ़ाया। भाई जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पता है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, कंप्रेस्ड होंगे। और जब भी पार्टिकल कंप्रेस्ड होते हैं तो सर हीट बढ़ती है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा।
अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें प्रेशर को धीरे धीरे अप्लाई करना है। ये जो प्रोसेस है जो हम चेंज कर रहे हैं इसमें, तो वो बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए। अब जैसे जैसे, अब ध्यान से सुनो, अब जैसे जैसे हम लोगों ने प्रेशर इस पर बढ़ाया, इंक्रीज किया, ये कंप्रेस होना शुरू हुआ धीरे धीरे धीरे। तो जो भी यहां से हीट जनरेट हो रही थी, क्योंकि टेम्परेचर तो बदलेगा, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आप बोलोगे सर हमने प्रेशर लगाया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लेकिन ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था वो इन वाल से, ये जो वॉल्स थी, इन वॉल्स से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो लगभग जो है हम ये कह सकते हैं कि अंदर वाला टेम्परेचर, जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो अंदर वाला टेम्परेचर अभी भी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि जो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हुआ था वो इन कंडक्टिंग वॉल से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। इसीलिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए एंड जो वॉल है वो कंडक्टिंग होनी चाहिए। अगर वॉल कंडक्टिंग नहीं रहेंगी तो बताओ क्या जो हीट है वो बाहर जा पाएगी, बोलोगे नहीं सर, हीट बाहर नहीं जाएगी तो क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिर तो वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, अब हमने पहली कंडीशन लिखी कि हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। अब अगर हम प्रेशर को रिलीज कर दें, है ना, प्रेशर हमने हटाया, हमने यहां से जो वॉट रखे थे वो हटा दिए, तो प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अब प्रेशर डिक्रीज होगा तो सर इंटरनल एनर्जी क्या होगी, अब कम होनी शुरू हो जाएगी, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंड करेगी गैस, और जब गैस एक्सपेंड करेगी तो सर इंटरनल एनर्जी का लॉस होगा। अब लॉस होगा तो सर ये जो एनर्जी है वो कहां से मिलेगी, बाहर से, बाहर से इसको एनर्जी किसको मिलनी शुरू हो जाएगी, इस गैस को। इस तरह से जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, आइसोथर्मल बना रहेगा। ध्यान से सुनना कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे तो हीट वॉल के थ्रू बाहर गई, लेकिन जैसे हम लोगों ने प्रेशर को डिक्रीज किया तो हीट बाहर से इसके अंदर आना शुरू हो गई। इस प्रकार जो ये प्रोसेस है वो कैसा बना रहेगा, 100% आइसोथर्मल। 100 तो तब भी नहीं रहता, तब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ हीट की वजह से कुछ ना कुछ इसमें चेंजनेस आता ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी प्रोसेस को आइसोथर्मल बनाते हैं। तो दोनों चीजें इसकी ध्यान रखना कि पहली चीज है वॉल शुड बी कंडक्टिंग एंड द प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो। अब बात आती है सर एडियाबैटिक प्रोसेस की। किसकी बात आती है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो जिस तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस कोई भी रियल लाइफ में 100% नहीं हो सकता, इसी तरह से कोई भी प्रोसेस 100% एडियाबैटिक नहीं हो सकता। इट मींस यानी गैसेस का एक्सचेंज तो होगा, गैसेस का एक्सचेंज तो होगा, ठीक है। 100% कोई भी एडियाबैटिक नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गैसों का एक्सचेंज ना हो, कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज होगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन है सर, इसको एडियाबैटिक बनाने के लिए भी तो कोई कंडीशन होंगी। जैसे इसको आइसोथर्मल बनाने के लिए कंडीशन थी, तो क्या एडियाबैटिक बनाने के लिए भी कंडीशन है, हाँ बिल्कुल है। तो चलो देखते हैं उनको क्या कंडीशन है। ठीक गाइस, जैसा कि अब हम पहुंच चुके हैं एडियाबैटिक प्रोसेस पर, तो यहां पर लिखा भी हुआ है, एकदम बहुत आराम से समझना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस सर द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट। यानी कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना लें, है ना, ऐसा प्रोसेस बना लें जिसमें हीट का जो एक्सचेंज है ना तो सिस्टम से एनवायरनमेंट में होता है, ना एनवायरनमेंट से सिस्टम में होता है, यानी जो हीट का एक्सचेंज है वो हो ही नहीं पाता। ना तो हीट सिलेंडर से एनवायरनमेंट में जाती है और ना एनवायरनमेंट से सिलेंडर में जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कह रहे हैं। समझ में आया ना। अब हमने ये कहा कि सर रियल लाइफ में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जो 100% एडियाबैटिक हो। इट मींस सर ऐसा कोई प्रोसेस इस लाइफ में मौजूद नहीं है जो 100% एक्सचेंज करता ही ना हो हीट की, ठीक है। लेकिन फिर भी हम किसी भी प्रोसेस को अगर एडियाबैटिक बनाना चाहते हैं तो दो कंडीशन हमें याद होनी चाहिए। पहली चीज, जो वॉल है, जो ये वॉल ऑफ द सिस्टम है, ये परफेक्टली इंसुलेटेड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, इंसुलेटेड। आइसोथर्मल में क्या था, कंडक्टिंग थी, यहां पर कैसे होनी चाहिए वॉल, इंसुलेटेड। दूसरी बात, द प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों, फास्ट होने से क्या होगा, जैसे मैंने वहां उसका संबंध बताया था, रिलेशन बताया था कि स्लो 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 होगा तो सर उसको टाइम मिल जाएगा कि वो कहां जा सके, बाहर जा सके, और अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल आप लोगों को मैं लेता हूं कि हमने एक टायर है ना। अब ध्यान से समझना, इसको पूरा एकदम तरीके से समझा रहा हूं, इन दोनों को ऐसा लेने की जरूरत क्यों है। टायर से हमने वाल्व निकाल लिया, ठीक है, हमने उसका वाल्व निकाल लिया। जब हमने उससे उसका वाल्व निकाल लिया तो सर जो एयर है सडन, है ना, सडनली किस में चली जाएगी, सडनली किस में, एनवायरमेंट में, बहुत तेजी से एनवायरमेंट में वो चली जाएगी। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर एनवायरमेंट में अचानक से चलेगी।
अब देखो, जैसे ही आप लोग वाल्व को, है ना, साइकिल के टायर के वाल्व को निकालते हैं, अचानक से फटाक से जो एयर है वो किसमें चली जाती है, जो उसकी गैस थी वो किसमें चली जाती है सर? आप बोलोगे सर वो एनवायरमेंट में चली गई। तो इस तरह का प्रोसेस जो होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस में ही आता है। क्यों? क्योंकि सर अगर हम देखो, मानो अब जैसे ये गैस है, ये गैस किसमें भरी है सर? सिलेंडर में भरी है। अब इस सिलेंडर में भरी गैस में अगर हम प्रेशर बहुत तेजी से, ऐसे जैसे साइकिल में पंप से हवा भरते हैं, भरी होगी आप लोगों ने पुराने टाइम में, है ना, इस तरह से साइकिल से हम हवा भर रहे हैं, तो बहुत तेजी से हम प्रेशर लगा रहे हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत तेजी से प्रेशर, बहुत तेजी से अप्लाई हुआ। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, प्रेशर अप्लाई हुआ, सर गैस में क्या हुआ? कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन हुआ तो हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई तो सर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन ये जो प्रोसेस है कि बार बार हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, फटाफट फटाफट, बहुत तेजी से हो रहा है, जब ये बहुत तेजी से हो रहा है कि तो सर इस जो टेम्परेचर है, जो हीट है, इसको बाहर निकलने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम बहुत कम है। कुछ तो टाइम चाहिए इसको बाहर निकलने के लिए, तभी तो बाहर निकलेगा। तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वेरी फास्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। तो इस समय पर जो इसका टेम्परेचर बढ़ा, जो हीट बढ़ी, वो सारी की सारी वर्क नहीं करेगी, वो सारी की सारी जो है किसमें चली जाएगी? इंटरनल एनर्जी में। किसमें चली जाएगी सर? इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। समझ गए ना? अब ऐसे ही अगर आप अचानक से एक्सपेंड, जैसे मैंने कहा था साइकिल के ट्यूब से वाल्व निकाल दो तो एक्सपेंड हुआ, तो अचानक से जब एक्सपेंड होगी तो हीट जो एब्जॉर्ब होगी बाहर से, जो हीट उसको चाहिए बाहर से, वो मिल ही नहीं पाएगी क्योंकि बहुत फास्टली हो रहा है। और फास्ट जब होती है कोई चीज तो भैया हीट को ट्रांसफर होने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए होता है, वो टाइम उसे नहीं मिल पाता, और टाइम नहीं मिल पाएगा तो प्रोसेस कैसा बना रहेगा? एडियाबैटिक ही बना रहेगा। समझ लेंगे, इसीलिए इसको फास्ट प्रोसेस करने की जरूरत होती है। समझ में आ गई ना? ताकि हीट को एक्सचेंज होने के लिए कोई टाइम मिल ही ना पाए, और हीट एक्सचेंज हो ही ना पाए, और हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो सर क्या होगा? फटाफट से बताओ। आप बोलोगे सर प्रोसेस एडियाबैटिक बना रहेगा। क्लियर होगी ना दोनों चीजें? आप बोलोगे सर मजेदार तरीके से क्लियर होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई अगर ये समझ में आ गया तो फटाफट से एक बार क्या करना है, वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फटाफट से कमेंट में बताओ कि सर इसी तरह से कौन से और चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जब हमने आइसोथर्मल पढ़ लिया, एडियाबैटिक पढ़ लिया, तो इनमें वर्क डन और निकाल लेते हैं कि भैया कौन कौन सा इसमें कैसे कैसे वर्क डन करना होता है। ठीक है, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस चुके हैं हम लोग किस पर? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो मैंने यहां पर लिखा भी एक लाइन कि लेट म्यू मोल ऑफ गैस इज फिल्ड इन अ कंटेनर, यानी एक कंटेनर में म्यू मोल ऑफ गैस भरी हुई है। ठीक है, म्यू मोल गैस उसमें भरी हुई है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर टी, जिसका टेम्परेचर कितना है? टी है, कांस्टेंट है ये। लेकिन टेम्परेचर ही तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो वॉल्यूम जो है कितना? V1 से V2 हो जाता है। जब हम उस पर वर्क करेंगे तो जो वॉल्यूम है वो कितना हो जा रहा है सर? V1 से V2 हो जा रहा है। तो भैया जो वर्क डन होगा, आप सबको पता है कि सर जो वर्क डन होता है यहाँ पर, है ना, ध्यान से समझना। आप बोलोगे सर वर्क डन जो W इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आप बोलोगे सर छोटा सा वर्क है DW, है ना, तो हम भी कह रहे हैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स होता है सर P इंटू A इंटू DX, और A इंटू DX जो है ये हम पहले ही बता चुके हैं भाई साहब, होता है P इंटू DV। इंटीग्रेशन कर दो भैया यहाँ पर भी। ठीक है, बोलोगे सर W इज इक्वल्स टू हो गया P इंटू DV, कहां से? V1 से लेकर V2 तक। पहले वॉल्यूम V1 था, फिर बाद में चेंज होकर कितना हो गया? V2 हो गया। अब आप बोलोगे सर जो P है इसकी वैल्यू होती है म्यू आर टी, है ना, आइडियल गैस कांस्टेंट से आ गया P इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई W इज इक्वल्स टू हो गया V1 से V2, V1 से V2 म्यू आर टी इंटू में DV। ठीक है, म्यू आर टी, सॉरी PV, V कहां गया भाई? V कहां गया? ये रखो ना भाई, P इंटू V, है ना, तो अपॉन में V भी पहुंच जाएगा क्योंकि प्रेशर की वैल्यू हमने डाल दी। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू जब डालेंगे तो भाई साहब म्यू आर टी अपॉन में V भी पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप बोलोगे सर ये तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल आता है, तो वर्क इज इक्वल्स टू हो गया सर म्यू आर टी, म्यू आर टी ये बाहर है, और अंदर रहेगा डीवी अपॉन में वी, V1 से लेकर V2 तक। तो सर W इज इक्वल्स टू हो गया म्यू आर टी डीवी अपॉन वी का जो इंटीग्रेशन होता है सबको पता है सर लॉग वी होता है। कितना होता है? लॉग वी। कहां से? V1 से लेकर V2 तक। तो W इज इक्वल्स टू हो गया सर म्यू आर टी लॉग V2 माइनस लॉग V1, है जी। पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट। तो W इज इक्वल्स टू हो गया म्यू आर टी लॉग V2 अपॉन में V1।
ये इतना वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ये इतना वर्क डन हो जाएगा आप लोगों का। अब जैसे कि हम लोग ये भी ले सकते हैं, दो गैसेज हैं तो पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर टी मान लो, तो पी और वी में क्या रिलेशन है, आर टी अपॉन वी, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू, आप मानोगे सर यहाँ पर V2 अपॉन V1, तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग ये भी रख सकते हो W इज इक्वल्स टू म्यू आर टी लॉग P1 अपॉन में P2, यहाँ म्यू V2 अपॉन V1 था, तो V2 अपॉन V1 किसके इक्वल है, P1 अपॉन P2 के, तो इस तरह से प्रेशर में भी रिलेशन आ जाएगा, वरना तो आप यहीं पर छोड़ देना, कोई इशू नहीं है, प्रेशर का पूछा जाए तो करना, नहीं तो यहीं पर आप लोग एंड कर देंगे। आइसोथर्मल के लिए जो वर्क डन है आपको क्लियर हो गया कि सर आइसोथर्मल में डेल्टा डब्ल्यू एफ इंटू डी एक्स है, एफ पी इंटू ए होता है इंटू डी एक्स, तो ए इंटू डी एक्स वॉल्यूम बन गया, पीवी कहां से आ गया, किसके इक्वल होता है, म्यू आर टी, तो पीवी हो गया म्यू आर टी अपॉन वी, आपने पुट कर दिया, ये सारी चीजें कांस्टेंट थी बाहर आ गई, डेल्टा वी अपॉन वी सर लॉग वी हो जाता है इंटीग्रेशन में, V1 से लेकर V2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इस तरह से अगर लॉग में माइनस होता है तो ये अपॉन में पहुंच जाता है, तो म्यू आर टी इस तरह से ये यहीं पर काम हो गया। लेकिन हमने पी और वी में देखा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो अगर P1 आएगा तो V1 नीचे जाएगा, तो P1 अपॉन P2 V2 अपॉन V1, तो हमने पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है भाई साहब, इस तरह से आप लोग आंसर लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट वर्क डन इन एडिशन, तो ओके प्यारे बच्चों, इसको भी बिल्कुल जैसे आप लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस को बहुत आराम से इजीली आपके दिमाग में चला गया होगा, वैसे ही मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में ये भी जाने वाला है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये भी, ठीक है, तो आराम से समझना। देखो वही चीज करना है कि भाई न्यू मोल गैस है, किसी कंटेनर में फिल रखी है, लेकिन यहां पर क्या है, टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें बदलेंगे लेकिन हीट का चेंजनेस नहीं होगा, और लेट कर लो कि उसमें जो है वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है V1 से V2। आप बोलोगे सर वही कंडीशन है, फिर तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा सर P इंटू डीवी, अब तो सीधा सीधा रख सकता हूं भाई, है ना, इसी को रख लो। अब यहां पर यह समझना है इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, अब सभी लोग बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, एडियाबैटिक जब प्रोसेस होता है तो ध्यान से सुनना, इसमें पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, याद रखना, पीवी की पावर गामा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, पीवी की पावर क्या होती है, गामा, तब जाके कांस्टेंट होता है। अब आप बोलोगे सर W इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या बोलोगे, W इक्वल्स टू, ठीक है, अब आप बोलोगे सर W इक्वल्स टू हो गया, अब यहां पर देखो मैं ऐसे लेट कर लेता हूं इसको, P V की पावर गामा इक्वल्स टू K, तो P इज इक्वल्स टू हो गया K अपॉन V की पावर गामा, यहां पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा सर K अपॉन V की पावर गामा इंटू डीवी, और कहां से कहां तक सर, V1 से लेकर V2 तक, ठीक है, हमने इस कांस्टेंट को लेट कर लिया है कि ये K है, तो भाई ये इधर जाएगा डिवाइड में पहुंचेगा, आप बोलोगे हाँ जी सर यहां पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, K बाहर आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर K बाहर है, V1 से लेकर V2 dV अपॉन में V की पावर गामा, इसको ऊपर ले जाइए, ठीक है भाई साहब, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर ऊपर जाके माइनस में, तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा K V1 से V2, ठीक है, और V की पावर माइनस गामा इंटू डीवी, तो सर W इज इक्वल्स टू हो गया K V1 से V2, यहां हो गया सर, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो ध्यान से समझना, पहले मैं आपको समझा दूं इसलिए मैं एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, देखो जब भी जैसे पावर x की पावर -2 है इंटू डी एक्स, तो माइनस का कैसे होता है इंटीग्रेशन कि x की पावर में एक माइनस का और ऐड हो जाता है, सही है, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का, तो ऐसे यहां पर, और जो ऊपर होता है वही चीज नीचे भी आ जाती है, तो समझ लो इसको, तो W इज इक्वल्स टू K, इसकी हो जाएगी सर V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और कहां से लेकर V1 से लेकर V2 तक, कहां से लेकर सर, V1 से लेकर V2 तक, तो W इज इक्वल्स टू हो गया K, भाई साहब यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे आप आराम से, तो आप बोलोगे सर V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, फिर उसके बाद में माइनस लगाएंगे, माइनस, ठीक है, फिर V1, तो आप बोलोगे सर V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में माइनस गामा प्लस 1, तो इस तरह से जो W है वो इज इक्वल्स टू K, अब देखो माइनस गामा प्लस 1 तो बाहर आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 माइनस गामा, क्योंकि गामा माइनस का है, तो ये क्या बचेगा सर, ये बचेगा V की पावर V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, माइनस गामा प्लस 1 को
1 माइनस गामा और माइनस V1 1 माइनस गामा। इस तरह से ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटे, वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहीं पर आप इसको रोक देंगे, यहीं पर आप इसको स्टॉप कर देंगे, फॉर्मूला आंसर आ गया आप लोगों का। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, याद रखोगे, बोलोगे हाँ जी सर। तो यह है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो एक बार वीडियो स्टॉप करना, फिर दोबारा से देख लेना। वैसे मैंने बहुत आराम से इजीली मेथड से कराया, तो आप लोगों को आराम से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। नाम क्या है इसका, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। देखो बेटा, इस वीडियो में मैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा रहा हूं कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक दो टॉपिक में इसमें आपको लीव भी कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उनको छोड़कर सीधे सीधा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जो जो यहाँ पर आ सकते हैं, ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और आपको एक एक बात समझ में आए। तो देखो स्पेसिफिक हीट क्या है, पहले इसको समझ लो, इसको छोड़ो, यहां पर ध्यान दो। जैसे ये एक बॉडी है, इसका मास है m, और मैं इसको क्या कर रहा हूं सर, हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा, इसको मैं हीट प्रोवाइड करता हूं। ध्यान से सुनना। तो सर जो हीट है, क्या वो इसके मास में चेंजनेस लाएगी, मास के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी? तो जो स्पेसिफिक हीट है वो मास और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब जैसे ही मैं इसको हटाता हूं सर, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा, तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज नॉन सी, m इंटू डेल्टा टी। तो ये जो c है, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ये जो c है, इसी को हम कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि अगर मैं किसी बॉडी को, किसी भी बॉडी को, किसी भी सिस्टम को, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर दे रहा हूं या हीट दे रहा हूं, और हीट ये दे रहा हूं कि उसके 1 ग्राम का मास, ठीक है, 1 ग्राम मास को वो 1 डिग्री टेम्परेचर में चेंज कर दे रही है। इसका मीन्स ये हो सकता है हर बार देना ही नहीं है, हर बार गेन ही नहीं होगा, लॉस भी हो सकता है भाई टेम्परेचर का। यानी टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है, मैंने लिखा है चेंज, ना कि गेन। आप ध्यान से समझना भाई, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज का मतलब ये है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट भी सकता है। तो यहां पर लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस। यानी किसी भी कंटेनर में अगर 1 ग्राम गैस भरी है, कितने ग्राम बेटा, 1 ग्राम गैस भरी है, और उसके आप हीट या तो दे रहे हो या उससे हीट ले रहे हो, ठीक है, या तो उसे आप एक्सपेंड कर रहे हो या फिर उसे आप कंप्रेस कर रहे हो। कंप्रेस करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंड करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं आप उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज कर रहे हो। कितने डिग्री सेल्सियस का, 1 डिग्री सेल्सियस का। कितने ग्राम में, 1 ग्राम ऑफ गैस में। तब जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। यानी द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, फिर से पढ़ो, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 ग्राम, टू चेंज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस। एक गैस के 1 ग्राम, ठीक है, गैस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जो हीट हमें चाहिए होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। आराम से समझ में आ गया। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी। तो इसका सर SI यूनिट क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, आप सब जानते हैं कि सर इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा। अच्छा आप मुझे बता दो फटाफट से भाई, हीट को किस में मेजर करते हैं सर, जूल में, मास को सर ग्राम या किलोग्राम में, और टेम्परेचर को सर केल्विन में। तो ये इसका SI यूनिट हो गया, ठीक है। और एक आप ये मान सकते हो कि सर एक ग्राम का चेंज अगर हम कर रहे हैं, 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करते हैं, तो सर ये जो हीट है ये 4.18 इंटू 10 की पावर 3 किलो कैलोरी में भी बदल जाएगी, ठीक है, कैलोरी में भी ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आप ये ध्यान रखें कि ये 2 टाइप होता है, इट हैज या देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है सर सीपी बोले तो एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी यही डेफिनेशन याद करा दूंगा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी सर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, बिल्कुल इसी डेफिनेशन को पढ़ो और इसी डेफिनेशन से आप इन दोनों की डेफिनेशन दे दोगे। यानी आप यहां पर पढ़ो, सीपी का मतलब क्या है सर, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर।
तो आप क्या बोलोगे सर? द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस। अब यहां पर एक लाइन और जोड़नी है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर जोड़ दोगे तो ये बन जाएगी सीपी, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम जोड़ दोगे तो ये बन जाएगी सीवी। तो इसी डेफिनेशन में से बाकी दोनों डेफिनेशन भी बन जाएंगी, ठीक है, कि अगर किसी भी गैस के 1 ग्राम का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पर, देन इट इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर। फिर यहीं से पढ़ो, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इट इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक ही डेफिनेशन से बाकी तीनों डेफिनेशन भी आप दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब सीपी की बात करेगा, प्रेशर की बात करेगा, तो एक लाइन जोड़ देनी है एट कांस्टेंट प्रेशर। जब सीवी की बात करेगा तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दो टाइप का हमेशा क्या होता है, वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट की। अब यहां से एक और चीज आप लोगों से बहुत बेहतरीन पूछी जाती है, देखो बिल्कुल भी कोई भी ऐसी कोई बात ही नहीं रहेगी जो आपको समझ में ना आए, हर एक चीज आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, यानी सीपी का जो मान है वो सीवी से हमेशा बड़ा होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो चुटकियों में आप इसका आंसर कर दोगे। देखो मान लो कि हमारे पास में, अब ध्यान से सुनना सारी बातें, है ना, इजी वे में। अब मान लो कि हमारे पास में एक कंटेनर में 1 मोल गैस भरी है। क्या भरी है बेटा? 1 मोल गैस। इसका सर जी प्रेशर आपने कांस्टेंट कर लिया, और एक और गैस है सर जी, ठीक है जी, एक और गैस है, एक और हमारा कंटेनर है जिसमें भी गैस भरी है ना, और इस बार आपने उसका वॉल्यूम क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। ये है सर जी सीपी वाली कंडीशन, ये है सर जी वॉल्यूम वाली कंडीशन। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया और यहां पे हमने केवल प्रेशर कांस्टेंट किया है। अब जरा इसको देखो, मान लो मैं इसका टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, मैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस गेन कर रहा हूं, ठीक है, गेन वाली कंडीशन है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं सर, इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर देना शुरू करते हैं। जब हम इसको टेम्परेचर देना शुरू करते हैं तो सर टेम्परेचर देने से क्या होगा कि इसका जो पार्टिकल्स है, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स, वो सर क्या करेंगे? गेन करेंगे, गेन ऑफ हीट होगा। अब हीट गेन हो रही है तो लेकिन वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सर वर्क तो करेगा नहीं, वर्क तो हो गया जीरो, क्योंकि वॉल्यूम तभी, जब वॉल्यूम चेंज होगा तभी तो वर्क होगा, क्योंकि W इज इक्वल्स टू होता है P इंटू डीवी। अब डीवी ही नहीं हो रहा, डीवी मतलब भैया आपका वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा, डीवी हो गया जीरो। तो आप बोलोगे सर वर्क बराबर P इंटू जीरो, यानी कि सर जो टोटल वर्क है वो भी कितना हो गया? जीरो। तो इट मींस क्या है, फर्स्ट लॉ से हम ये समझते हैं कि डेल्टा जो Q है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो डेल्टा W तो जीरो हो गया, तो सर सारी की सारी हीट क्या कर रही है? ओनली इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है। तो एट द कांस्टेंट वॉल्यूम और द हीट इज ओनली इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, नो वर्क इज डन, ठीक है। दूसरे कंडीशन अगर हम लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर की, प्रेशर कांस्टेंट है और हम यहां पर भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का गेन कर रहे हैं इसमें। अब जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे सर जी, हीट देंगे, तो हीट देने से क्या होता है सर, इसमें हीट ट्रांसफर होगी, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं सर, उनकी हीट में गेन होगा, उनकी हीट गेन हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, हीट गेन हो जाएगी तो सर ये जो मॉलिक्यूल्स है ये ऊपर इस पर क्या करेंगे? प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालेंगे तो सर ये पिस्टन ऊपर की ओर जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, पिस्टन ऊपर की ओर जाएगी, तो सर डीवी में चेंज होगा। बोलोगे हाँ जी सर, डीवी चेंज होगा, तो W इज इक्वल्स टू P इंटू डीवी, यानी वर्क भी होगा। और वर्क के साथ साथ ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी एनर्जी वर्क ही कर रही है, कुछ एनर्जी आप बोलोगे सर जी, तो जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। बोलो हाँ जी सर। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर सारी की सारी एनर्जी केवल क्या कर रही है? इंटरनल एनर्जी को ही इंक्रीज कर रही है। लेकिन यहां पर सीपी पर जो वर्क भी हो रहा है और इंटरनल एनर्जी भी हो रही है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में भी वो काम कर रहा है और वर्क भी हो रहा है। तो यहां पर जो सीपी पर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, तो यहां पर आपको दो दो काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर केवल एक ही काम करती हुई नजर आ रही है, ओनली क्या कर रही है? उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज कर रही है। इसलिए सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। इसीलिए सीपी की जो वैल्यू है वो सीवी से हमेशा कैसी होती है? ज्यादा होती है।
बात समझ में आ गया भाई साहब? आपको बिल्कुल बात समझ में आगी होगी कि सर एक एक चीजें क्लियर होगी कि यहाँ पर जो सीपी है दो काम कर रही है, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है और वर्क भी कर रही है, जबकि सीवी जो है केवल इंटरनल एनर्जी को ही इंक्रीज कर रही है। दैट्स व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ठीक है, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। तो पूरी थ्योरी है, समझना है, अपने लैंग्वेज में उसको राइट डाउन करना है कि एट द कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो रहा है कि सर द टोटल एनर्जी ऑफ गैस इज ओनली increases the internal energy of the gas. ठीक है, and at the constant pressure the heat can also use to increase the internal energy and the work done. तो दो कामों में यहां यूज हो रही है और ये केवल एक ही काम कर रही है, तो भाई साहब इसलिए सीपी इज ग्रेटर देन ऑलवेज सीवी। समझ में आ गई ना बात? अब बोलोगे हाँ जी सर। तो एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, इसी के ऊपर आता है सीपी और सीवी में एक रिलेशन आता है, एक रिलेशन आता है कि सर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, और इसको हम कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं मेरे भाई? मेयर्स फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, तो चलो इसको ड्राइव करके फटाफट से लपेट देते हैं, ठीक है, और आपको समझ में भी आएगा। फ्रेंड्स, एक और बेहतरीन टॉपिक की तरफ पहुंच चुके हैं जिसका नाम है सर मेयर्स फॉर्मूला। सीपी एंड सीवी में रिलेशन आता है, तो सीपी और सीवी में जो रिलेशन है इसको प्रूव कर रहे हैं हम लोग, और आपके समझ में भी आएगा एकदम ध्यान से, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लियर होगी सारी चीजें। देखो बेटा, सीपी क्या है सर? तो आप बोलोगे सर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो भाई जब प्रेशर कांस्टेंट होता था तो मैंने कहा था जो सीपी है ना, जो हीट है ना, डेल्टा क्यू, ध्यान से सुनना, वो वर्क भी करती है ना, और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करती है। तो भाई हमने मान लिया कि जो डेल्टा क्यू है वो हम ऐसे लिख सकते हैं सीपी इंटू डी टी। ठीक है, सीपी इंटू डी टी। तो सीपी इंटू डी टी, हीट की जगह लिख दिया सीपी इंटू डी टी। ठीक है, अब ये जो है सर डेल्टा यू तो करेगी करेगी, साथ में जो डेल्टा डब्ल्यू है वो हो जाता है पी इंटू डेल्टा वी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से सीवी, सीवी क्या है सर? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में मैंने कहा था कि सर यहां पर जो है आपका वर्क नहीं होता, वर्क कितना हो जाता है? जीरो। तो आप देखोगे सर डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं सीवी इंटू डी टी यहां पर। तो आप बोलोगे सर सीवी इंटू डी टी ओनली किसके बराबर आ गई? डेल्टा यू के इक्वल होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर हम दोनों में क्या करें, सीपी माइनस सीवी कर लें, ठीक है, यानी सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड को, सॉरी सेकंड को फर्स्ट से क्या कर रहे हैं हम लोग? माइनस कर रहे हैं। तो आप यहां देखेंगे कि सर सीपी इंटू डी टी माइनस सीवी इंटू डी टी इक्वल्स टू, आप वहां देख रहे हो सर सी क्या कितना था? डी यू प्लस पी इंटू डीवी माइनस कितना है सर जी? डी यू। तो यहां पर आप देखोगे सर dt कॉमन है, तो cp माइनस सीवी इंटू डी टी इक्वल्स टू हो गया भाई साहब किसके सर? p इंटू डीवी। किसके इक्वल हो गया? p इंटू डीवी के इक्वल हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? एक बार जल्दी से फटाफट बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि भाई p जो pv इज इक्वल्स टू है, क्या वो r इंटू टी होता है? अब हम ये कह रहे हैं p इंटू डीवी, तो क्या है r इंटू डी टी नहीं हो जाएगा? बोलोगे हाँ जी सर, है ना, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो Cp माइनस सीवी इंटू डी टी इक्वल्स टू P इंटू डीवी के जगह पर क्या लिख सकते हो? R इंटू डी टी। dt से dt कैंसिल हो गया, तो Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू हो गया R, दैट इज द मेयर्स फॉर्मूला। चुटकियों में आप समझ जाओगे, चुटकियों में करना है, कुछ करना ही नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्पेसिफिक हीट है वो दोनों चीजों में यूज होती है, अभी मैंने क्लियर कराया कहां कहां पर सर, वर्क डन में भी और उसकी इंटरनल एनर्जी में भी। तो इस डेल्टा क्यू को हम सीपी इंटू डी टी लिख सकते हैं, सीपी इंटू डी टी डी यू प्लस पीडब्ल्यू आ गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। सीवी क्या था सर? वॉल्यूम कांस्टेंट पर था, तो यहां पर वर्क नहीं होता, तो डेल्टा क्यू ओनली डेल्टा यू प्लस जीरो हो जाएगा। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने पर ये मिलेगा P इंटू डीवी किसके इक्वल हो जाएगा? R इंटू डी टी के। कहां से सर? आइडियल गैस इक्वेशन से। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ये कैंसिल हो गया, तो Cp माइनस सीवी इज इक्वल्स टू R, दैट इज द मेयर्स फॉर्मूला।
अब अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो तो भाई एक काम तो बनता है, फटाफट से लाइक सब्सक्राइब ठोक दो, इतनी मेहनत के लिए तो बनता है। इतनी इजी लैंग्वेज में इतने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कराया जा रहा है, तो अभी भी आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार कब करोगे? जल्दी ठोक दो फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ प्रोसेस हैं जिनमें हम रिवर्सेबल प्रोसेस, इरिवर्सेबल प्रोसेस एंड क्वासी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कार्नोट इंजन के बाद इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ प्रोसेस की बात हम इसमें कर लेते हैं, जिनमें से सबसे पहला है क्वासी प्रोसेस। तो देखो, क्वासी प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। और जब कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होगा तो आप मुझे बताओ, क्या उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर में कोई चेंजनेस नजर आएगा? आप बोलोगे नहीं सर। जब इस तरह से उसके टेम्परेचर में, मैंने बोला था ना, जब भी कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो रहा होगा तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। और जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है तो क्या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, यानी टेम्परेचर में उसके कोई चेंजनेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जो किसमें रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। इतना ज्यादा स्लो हो रहा है कि सर इतना ज्यादा स्लो हो रहा है, उसमें जो टेम्परेचर का एक्सचेंज वगैरह हो रहा है वो नोटिस ही नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं क्वासी प्रोसेस। फिर अगला होता है सर रिवर्सेबल प्रोसेस। देखो, रिवर्सेबल प्रोसेस ओनली तभी डर होगा जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि आप लोगों ने विस्कोसिटी पढ़ा होगा, है ना। जैसे करंट में क्या बह रहा है सर, सॉरी, किसी वायर में करंट पास हो रहा है तो वहां रेजिस्टेंस लगता है। तो अगर इस तरह से जो ये एक्सटर्नल फोर्स वहां पर काम कर रहे हैं, अगर ये जीरो हो जाए, ठीक है, अगर ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो रोक रहे हैं उस चीज को, अगर ये सारे के सारे फोर्सेस जीरो हो जाए तो रिवर्सेबल प्रोसेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखो, पढ़ लो पहले कि द प्रोसेस दैट कैन बी प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में काम किया जा रहा था उसी डायरेक्शन में क्या है, जो प्रोसेस है वापस लौट आए। जिस डायरेक्शन में काम किया गया है, साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक में तो अलग अलग मीडियम से होता हुआ वापस आ रहा था, डिफरेंट डिफरेंट पाथ से होता हुआ उसी पोजीशन में आ रहा है। लेकिन इसमें सर जिस पाथ से गया था उसी पाथ से वापस लौट आए, तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सेबल कहते हैं। और ये ओनली तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब बाहर से जो ये आपके बैरियर होते हैं, जो बैरियर फोर्सेस होते हैं, जैसे कि विस्कोसिटी, फ्रिक्शन फोर्सेस, रेजिस्टेंस वगैरह, ये सारे फोर्सेस काम ना करें, तो वहां पर कौन सा होगा, रिवर्सेबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, कि जिसमें जो है ऐसा प्रोसेस हो जिसमें वो रिवर्स डायरेक्शन में लौट कर ना आ सके, तो वो हो जाएगा सर आपका कौन सा प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा बेटा? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें वो वापस अपनी डायरेक्शन में लौटकर ना आ सके। तो इसमें ढेर सारे फोर्सेस ये काम करेंगे, लेकिन इस वाले में सारे फोर्सेस काम ना करेंगे, ठीक है।